हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्क्राइब अबाउट मेटल एंड लिगेंड हाउ अंडरगोइंग टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल के और लिगेंड के बीच में किस तरह से होता है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है। साथ साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है सभी कम्प्लेक्सेस के जो ज्योमेट्री होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। कुछ कम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्यों होते हैं, वहीं कुछ कम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्यों होते हैं, कुछ कम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या लीनियर शेप में क्यों होते हैं। इन सभी बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इट मींस डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। तो उसका रीजन है कि सेंट्रल मेटल के पास में अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में जब लिगेंड का लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो इस ओवरलैपिंग के कारण सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सेंट्रल मेटल के पास में अवेलेबल ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं और लिगेंड के पास में लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होता है। ये लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल से जब यहाँ ओवरलैप कर गया तो यहाँ ओवरलैपिंग से क्या हो जाता है, दोनों के बीच में इस इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग के कारण अब ये मेटल और लिगेंड एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं, जिसमें लिगेंड डोनर स्पीसीज है क्योंकि इसका लोन पेयर सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट किया और शेयर कर रहा है। तो आप इस तरह के जो कम्प्लेक्स बनते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो है वो डोनर है और सेंट्रल मेटल क्या है, एक्सेप्टर है। तो जब एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो हम लोग इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरी बात कि सेंट्रल मेटल के पास जो ऑर्बिटल होता है वैकेंट, वो डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं। जैसे कुछ ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होते हैं, कुछ ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होते हैं। सम ऑर्बिटल्स जो यूज करता है वो डी का यूज करता है। तो सबके जो शेप हैं वो भी अलग हैं, सबके कैरेक्टर अलग हैं और सबके एनर्जी भी अलग अलग है। एस ऑर्बिटल का एनर्जी, पी ऑर्बिटल का एनर्जी और डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन ये लगभग ये नियरली इक्वल एनर्जी के होने के कारण, क्लोजर एनर्जी के होने के कारण ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और बिफोर बॉन्डिंग सेम ऑर्बिटल का निर्माण करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं, अपने जो डिफरेंट कैरेक्टर के ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करते हैं और हाइब्रिडाइज करके सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्रोड्यूस करके उसके बाद ये बॉन्डिंग में जाते हैं विथ द लिगेंड स्पेसीज। तो सेंट्रल मेटल एटम जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये बनाता है तो वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। वहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। जब आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये हाइब्रिडाइज करके जब sp3d हाइब्रिडाइज करते हैं तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री प्रोड्यूस होता है। वहीं पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या फिर ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। sp3d2 का मतलब होता है आउटर सेल का d और d2sp3 का मतलब होता है इनर सेल का d ऑर्बिटल यूज करता है। तो आपको यहाँ पर sp3d के जगह पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में dsp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। जब इनर सेल का d यूज करेगा, जैसे यहाँ देखिए इनर सेल का d यूज हुआ है क्योंकि d को पहले लिखा गया है। जहाँ जहाँ डी हम लोग पहले लिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ इनर सेल का डी आउटर सेल के एस और आउटर सेल के पी के साथ में हाइब्रिडाइज करता है। वहीं जहाँ भी डी बाद में लिखा गया है, जैसे sp3d लिखे हैं और sp3d2 लिखे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ डी ऑर्बिटल जो है वो आउटर सेल का डी ऑर्बिटल है जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन में होता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के जो डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, जो नियरली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं बट डिफरेंट एनर्जी के हैं और डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल हैं, वो सभी हाइब्रिडाइज करके मिक्स होके मर्ज होके सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल में चेंज कर जाते हैं और सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल में चेंज करने के बाद ये आपको लिगेंड के जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है उसके साथ में ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग से यहाँ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
तो जब कभी भी आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर लाइक शेप है। सेंट्रल मेटल में जब भी इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो टेट्राहेड्रल लाइक शेप यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ये टेट्राहेड्रल लाइक शेप है। sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो इससे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक शेप प्रोड्यूस होता है। और sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो कॉम्प्लेक्स का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए आपको ऑक्टाहेड्रल लाइक शेप में है। इस तरह से आपको ये ऑक्टाहेड्रल शेप में चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स। जब sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अंदर। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अराउंड यदि 4 ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेन के सभी कॉर्नर की तरफ ओरिएंटेड है और इससे जब बॉन्ड बनता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होते हैं। और यहाँ जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बताएंगे, DsP2 बताएंगे। इस हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं DsP2। DsP2 का मतलब हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना। वहीं sp3d का मतलब हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या DsP3 का मतलब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब sp3 किसी में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो उससे टेट्राहेड्रल लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे टेट्राहेड्रल लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। और sp3d या dsp3 हो तो उससे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। sp3d या dsp3 तो इससे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक कॉम्प्लेक्स, दो पिरामिड बन रहा है इस ट्रायंगल के नीचे और ट्रायंगल के एबव, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब आपको स्क्वायर प्लेन में 4 ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल के अराउंड, स्क्वायर प्लेन में 4 ऑर्बिटल और स्क्वायर प्लेन के ऊपर और स्क्वायर प्लेन के नीचे 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल लाइक ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। तो आपको जब इनर सेल का डी ऑर्बिटल यूज करता है तो आप इस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है क्योंकि यहाँ स्पिन मोमेंट कम हो जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है डी में इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो जाने के कारण। जब आउटर डी ऑर्बिटल का यूज करता है तो हम लोग उसको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आउटर सेल का डी यूज हो रहा है। इनर सेल के डी में जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड ही रह जाते हैं और इससे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस होते हैं तो देखा जाता है जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। और जब आपको लो फील्ड स्ट्रेंथ, वीक फील्ड स्ट्रेंथ का जो लिगेंड होता है वह जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस हो, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी कॉम्प्लेक्स का तब होता है जब डी ऑर्बिटल में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स का तब होता है जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इट मीन सब में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आपको क्या होता है वहाँ, और आपको जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा सारे डी ऑर्बिटल में तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d2 का मतलब हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर सेल का डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, और D2sp3 का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर सेल का डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है ये, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं।
तो फर्स्ट हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं CONH3 होल 6 3+। वहीं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें आउटर सेल का d ऑर्बिटल यूज होगा वह COF6 3-3-। तो यहाँ पर देखिए आपको कोबाल्ट के साथ में जब अमोनिया जुड़ता है, अमोनिया के अटैच होने के समय कोबाल्ट इनर सेल की d ऑर्बिटल का यूज करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, जबकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो हैं CONH3 होल 6 और COF6 दोनों ही कॉम्प्लेक्स का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। बट CONH3 होल 6 जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं और ये डायमैग्नेटिक होते हैं। वहीं COF6 3- कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये आउटर d ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं। या फिर आप इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एग्जिस्ट करता है और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, आप इसको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। CONH3 होल 6 3+ आयन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि COF6 3- होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों ये डायमैग्नेटिक होते हैं और क्यों ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ समझते हैं। जब CONH3 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, CO3+ आयन, कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन बचे। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो 4s 0 हो गया, और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 3d 6 हो गया। यहाँ 3d सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल का नंबर 5 है, 3d में इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। और 4s ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली वैकेंट है। 4p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी कम्प्लीटली वैकेंट है। बिफोर बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। बिफोर बॉन्डिंग विथ अमोनिया कोबाल्ट आयन अपने इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करता है, अपने d ऑर्बिटल को वैकेट करता है, क्योंकि इसको 6 बॉन्ड बनाना है। लेकिन अभी वैकेट ऑर्बिटल इसके पास 4 ही है, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये वैकेट करता है, इस 2 ऑर्बिटल को वैकेट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को जो पहले वाले जो d ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें ये पेयरिंग करा देता है। और इस तरह से अब देखें यहाँ पर पेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का, और 2 d ऑर्बिटल यहाँ वैकेट हो गए। 3d के जो 2 d ऑर्बिटल हैं ये 2d ऑर्बिटल जो हैं वो वैकेट हो गए। वही 4s का 1 ऑर्बिटल वैकेट है, और 4p का जो 3 ऑर्बिटल है वो वैकेट। इस तरह से टोटल ऑर्बिटल 6 हो गए। अब ये 6 ऑर्बिटल डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, क्योंकि कोई s है, कोई p है, कोई d है, सबका एनर्जी अलग है, सबका शेप भी अलग है। तो सब आपस में क्या करता है, मर्ज कर जाता है, और मर्ज करके सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल का ये फॉर्मेशन करते हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ ये सभी सेम कैरेक्टर के हो गए सारे ऑर्बिटल, और सबके एनर्जी भी सेम हो जाते हैं। S, P और D, इनर सेल का D, आउटर सेल का S, आउटर सेल का P। इट मीन्स 3D का 2 D ऑर्बिटल, 4s का 1 S ऑर्बिटल, और 4p सब सेल का 3p ऑर्बिटल। ये सभी जब हाइब्रिडाइज कर जाते हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये टोटल 6 इन नंबर है, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाना था, तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये तैयार कर लिया। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करने के बाद अब ये क्या करते हैं, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ये सभी वैकेंट ऑर्बिटल है, और अमोनिया जो है वो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हैं। तो यहाँ पर ये अमोनिया क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर प्रत्येक में अमोनिया क्या करेगा, NH3 अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, दूसरा NH3 जो है ये भी अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, थर्ड NH3 भी डोनेट किया एक लोन पेयर, फोर्थ NH3 भी डोनेट कर दिया एक लोन पेयर, फिफ्थ NH3 भी डोनेट कर दिया एक लोन पेयर। इस तरह से सारे के सारे जो NH3 हैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर
इस सेंट्रल मेटल कोबाल्ट को डोनेट कर देते हैं और कोबाल्ट के साथ में ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, 6 बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि कोबाल्ट के अराउंड जो 6 ऑर्बिटल हैं CO3 प्लस के, वह इस तरह से ऑक्टाहेड्रली ओरिएंटेड रहते हैं तो मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन ऑल द ऑर्बिटल। सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से फार हो जाने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से फार अवे होते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल लाइक ज्योमेट्री में आ जाते हैं। जब इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिसको हम लोग D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो लिगेंड जो अमोनिया है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर लेके इसके साथ ओवरलैप करता है। इस तरह से अमोनिया अपना लोन पेयर लेके इसके साथ, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है और इसी ओवरलैपिंग से यहाँ कोवलेंट बॉन्ड, इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं ना। तो ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड में क्योंकि एक एटम ही डोनेट कर रहा है इसलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम देते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये याद रखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है, बट यहाँ शेयर्ड पेयर कंट्रीब्यूट करने वाले ओनली वन एटम होते हैं और दूसरे एटम सिर्फ शेयर करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मेटल करते हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह के बॉन्ड को नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इस तरह से आपको एक कोबाल्ट आयन के साथ में जब 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच हो गया बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 3+। आप इस तरह से यहाँ 6 बॉन्ड बना है, जिसमें 4 बॉन्ड जो बनता है वो एक प्लेन में बनता है। ये जो 4 बॉन्ड है यह एक प्लेन में बना हुआ है, सेम प्लेन में, लेकिन ये 2 बॉन्ड जो बन रहे हैं ये प्लेन के एबव हैं और दूसरा जो है प्लेन के बिलो है। स्क्वायर प्लेन के एबव एक बॉन्ड चला जाता है, दूसरा स्क्वायर प्लेन के नीचे बॉन्ड चला जाता है और इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए जितने भी सेंट्रल मेटल के पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग में चला गया रीअरेंज करके। यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के समय जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो पेयरिंग में चले गए और डी ऑर्बिटल जो इनर सेल का है वो पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में टू फॉर्म कम्प्लेक्स। तो यहाँ एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा है और इसलिए ये कम्प्लेक्स जो होते हैं यह कम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होते हैं। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कहीं, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 0 × 0+2 कर देंगे तो ये कितना निकलेगा, 0 के इक्वल निकलेगा ना। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट किसी कम्प्लेक्स के 0 होंगे तो वो कम्प्लेक्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स होते हैं। जब किसी भी कम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जब कुछ होगा 0 से मोर देन, है ना, 0 से ज़्यादा जब होगा तो हम लोग उस कम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स बोलेंगे। तो हम लोग एक कम्प्लेक्स जो पैरामैग्नेटिक होता है उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, COF6 3-। इसमें भी कोबाल्ट का +3 स्टेट है और यहाँ भी आपको 27 से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो 24 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोबाल्ट आयन का यहाँ 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 3d6 हो जाता है। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 5 ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। आप पढ़े हैं कि हंट्स रूल में इलेक्ट्रॉन जो है आपको पहले अनपेयर्ड जाता है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं और जब इलेक्ट्रॉन यदि भरेंगे, पेयरिंग करेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ ही पेयरिंग होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, दैट इज 4। अब ये कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि अपने डी ऑर्बिटल जो है वो इनर सेल का डी का यूज़ नहीं करता, ये यूज़ करता है आउटर सेल के डी का। तो 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p सब सेल का 3 ऑर्बिटल और 4d का, इट मीन्स आउटर सेल के डी का ये यूज़ करेगा, इनर सेल के डी का ये यूज़ नहीं करता है। तो इस आउटर सेल के 2d का ये यूज़ करता है और इनर सेल के जो डी ऑर्बिटल हैं उसको इंटैक्ट रखता है, इसको ये इन्वॉल्व नहीं करता है बॉन्डिंग में। और इस तरह से आपको 1 4s 3 4p एंड 1 4s ऑर्बिटल
ये सभी जब हाइब्रिडाइज कर जाते हैं तो इनके हाइब्रिडाइजेशन से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो तैयार होता है वह ऑर्बिटल 6 होता है। आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए और इसी में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं फ्लोराइड आयन से। सारे जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी में ये लोन पेयर एकोमोडेट करते हैं। जब ओवरलैप करेंगे इस ऑर्बिटल का फ्लोराइड के लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल का ये यूज़ करते हैं, sp3d2 ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। इनर सेल का डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं होने के कारण यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, स्पिन मोमेंट इसका हाई हो गया इस कम्प्लेक्स का, इसलिए हम लोग इसको हाई स्पिन कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो, क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली ये सब्सटेंस होते हैं, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, तो आप इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस तरह का जो कम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स होगा। दूसरा ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाता है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, क्योंकि कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इसको हाई स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के कारण इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स बोलते हैं। और आउटर सेल का डी ऑर्बिटल यूज़ किया है, इनर सेल का डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं किया, इसलिए हम लोग इसको आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है, क्योंकि ये सभी जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, ये सारे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक दूसरे को के बीच में रिपल्सन को कम करने के लिए यह सारे ऑर्बिटल मैक्सिमम सेपरेशन बनाते हैं अराउंड कोबाल्ट, तो कोबाल्ट एटम के अराउंड, कोबाल्ट के न्यूक्लियस के अराउंड ये 6 ऑर्बिटल जो तैयार हुआ वह एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं और ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सभी ऑर्बिटल जो 4 ऑर्बिटल हैं स्क्वायर प्लेन में वह 90 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड हैं, और 2 ऑर्बिटल जो एक्सियल है प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो, वो भी इन सब से, इन चारों से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप इस तरह से कोबाल्ट 3+ आयन जो है, ये कोबाल्ट 3+ आयन जो यहाँ पर बना है, इस कोबाल्ट 3+ आयन के ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैपिंग करते हैं, CO3+ आयन के साथ में ये ओवरलैपिंग करते हैं विथ द लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल ऑफ फ्लोराइड। और इस तरह से फ्लोराइड के लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ में ये ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। और ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। फ्लोराइड का ये लोन पेयर है जो फ्लोराइड डोनेट किया, कोऑर्डिनेट किया टू द कोबाल्ट। और इस तरह से यहाँ जो नेट चार्ज होगा CO के अराउंड, जब 6 फ्लोराइड अटैच हो जाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रली अटैच्ड हो रहे हैं सारे फ्लोराइड। नेट चार्ज जो यहाँ पर होता है CO पे +3 चार्ज और फ्लोराइड पे -1 चार्ज, सो नेट चार्जेस -3। तो आप इसको हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन कम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 3D के जो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड रह जाते हैं, तो ये कम्प्लेक्स COF6 3- क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। ये कम्प्लेक्स हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि इनर सेल के डी ऑर्बिटल का यूज़ नहीं किया, इस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बचे रह गए, तो ये कम्प्लेक्स हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। साथ साथ ये आउटर सेल के डी ऑर्बिटल का यूज़ किया, तो आप इसको आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कम्प्लेक्स है COF6 3-। वहीं CONH3 कम्प्लेक्स जो था वह NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इस कारण से इनर सेल के डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ किया, और इनर सेल के जो डी इलेक्ट्रॉन थे वो पेयरिंग में चले गए, वह अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और इसलिए CONH3 आयन जो हैं वह डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स हैं, वह लो स्पिन कम्प्लेक्स हैं, लेकिन शेप में ये दोनों सिमिलर हैं, चाहे वो आउटर सेल का डी ऑर्बिटल यूज़ करे या इनर सेल का डी ऑर्बिटल यूज़ करे, इनका जो शेप होता है वो सेम होता है। ये शेप ऑक्टाहेड्रल शेप के होते हैं। जब भी 6 बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ में लिगेंड, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप ही बनाएंगे,
चाहे इनर सेल के डी ऑर्बिटल का यूज हो या फिर आउटर सेल के डी ऑर्बिटल का यूज हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। थैंक यू।